सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए फाइनली आज फिर हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड टर्म 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 2 का सॉल्यूशन देखते हैं कि पूर्ण रूप से आखिर में आपका उत्तर लिखावट से लेकर के कंटेंट लेवल क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल पैटर्न तो सभी को हम पिछला सेट 1 में बता ही दिए थे। तो लगभग आपका इसमें से पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्तों का नाम लिखिए। देखिए, मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में है, प्यूर्टो रिको आपका अटलांटिक में है, सुंडा गर्त आपका है सो हिंद महासागर में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो गया। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार में बारन द्वीप आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 5 है अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका गुरु शिखर 1722 मीटर आपको ऐसो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण ऐसो लाल रंग का मिट्टी होना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। तो इसे कोंकण तट के नाम से ऐसो जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जल चक्र क्या है एवं सचित्र वर्णन करें। तो देखिए, जल चक्र कहने का मतलब है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से आप क्या समझते हैं। तो जो जल चक्र हमारा है कहता है कि जल के विभिन्न भौतिक रूपों जैसे तरल से गैस, गैस से ठोस अवस्था में, स्थल मंडल एवं जल मंडल, महाद्वीपों एवं महासागरों तथा धरातलीय भूमिगत वायुमंडल के आदि मध्य निरंतर प्रवाह आदान प्रदान की प्रक्रिया ही हमारा जल मंडल जल चक्र कहलाता है। अब इसी में देखना था कि सचित्र वर्णन। तो देखिए, ये हो गया हमारा जलीय क्षेत्र जिसको डिनोट किया गया है। ये हमारा सूर्य का प्रकाश, यहाँ से जब सूर्य का किरण पड़ेगा जो कि सूर्य विकिरण हो गया। जब इस जलीय क्षेत्र पर सूर्य का विकिरण पड़ेगा तो यहाँ से होगा आपका ऐसो वाष्पीकरण, ये रहा। वाष्पीकरण के बाद संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन के बाद है सो आपके बादल बनेंगे। बादल के बाद फिर आपको बूंदा बूंदी है सो वर्षा शुरुआत होगी। तो ये जो एक सर्कल बनेगा यही आपका है सो जल चक्र का आपका है सो डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, समझे, और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों का नाम लिखे। तो देखिए, उपमहाद्वीप यानी महाद्वीप का जो छोटा रूप होता है जिसको सब कॉन्टिनेंट हम लोग कहते हैं। तो वही कहता है कि महाद्वीप का छोटा रूप एक प्रकार का हमारा है सो महाद्वीप उपमहाद्वीपीय संज्ञा दी जाती है जिसका निर्माण आपस में कई देशों के स्थलखंड के मिलने से होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये चीज़ है सो याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर फिर आपका 10th कहता है भारतीय मानसून की किन 3 विशेषताओं को लिखें। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम से हुई है जिसका अर्थ मौसम के अनुसार ऋतु में परिवर्तन होना है। अब इसका विशेषता कोई 3 पूछा है तो सबसे पहला विशेषता है कि भारतीय मानसून समय से पहले कभी कभी आ जाता है, समय से जाता है, लंबे समय तक रह करके यहाँ के लोगों को जनजीवन को प्रभावित करता है। दूसरा है कि भारत में वर्षा जल का वितरण एवं कृषि सिंचाई पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है। तो मानसून पर निर्भर है। साथ में देखते हैं भारतीय मानसून से ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से असम तक के पूरे भारत में ऐसो वर्षा जल का प्राप्त होता है। तो ये 3 विशेषता इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि भारतीय नदियों का प्रदूषण होने का कोई 3 कारण बताइए। अब देखिए, यहाँ पर नदियों का प्रदूषण यानी जल प्रदूषण। तो वही है कि जल में अवांछनीय पदार्थों को मिलना जिससे जल की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बदल जाते हैं जिससे कि जलीय जीव जंतु प्रभावित होते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब इसी में से आपका है कि मुख्य रूप से जल भारतीय नदियों को प्रदूषित होने का कारण क्या। देखिए, तो नगरीय अपशिष्ट पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से नालों के माध्यम से नदी में मिलना सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट आपका है कि कृषि में उपयोग जो हम उर्वरक प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, वो भी नदी में मिल जाता है जल के माध्यम से। नहाने और कपड़े धोने के बाद नदी का जल को प्रदूषित होता है। तेल का रिसाव होने से हमारा नदियाँ का जल है सो प्रदूषित होता है। नेक्स्ट आपका कहता है, इसी में से आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्या कारण है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा होती है। तो देखिए, जाड़े के मौसम कहने का मतलब क्या है, जब मानसून लौटेगा। तो वही है, अगर हम एक मोटा मोटी देखते हैं अपना लैंग्वेज के अनुसार तो इसमें पाते हैं कि उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ नवंबर माह से शुरुआत माना जाता है, जब लौटते हुए मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में वर्षा है सो कराती है।
समझे। यानी लौटते हुए मानसून जब होता है तो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी पवनें नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के तटीय भाग से टकरा कर वर्षा प्राप्त करती, ये सबसे बड़ा कारण है। फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कहता है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। यानी हिंद महासागर के ऊपर स्थित है, तो इसमें से हम देखते हैं तो लगभग भारत का हिंद महासागर के शीर्ष पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है, जो भारत के लिए निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, भारत के दक्षिण तटीय प्रदेशों में मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। विश्व का अधिकांश विश्व व्यापार लगभग 60% हिंद महासागर से होता है, जिससे भारत को टैक्स प्राप्त होता है। दूसरा, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण भारतीय का बंदरगाह सुविधा है सो प्राप्त है, ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। तो जवाब में है, उत्तर में है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा इसलिए नहीं बनती क्योंकि भारत में पश्चिमी भागों से बहने वाली नदियां तीव्र ढाल से काफ़ी तेज बहती है, अर्थात ये नदियां एक भाग में बह करके ज्वार नंदमुख बनाती है, इसलिए ये डेल्टा है सो नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण एवं इसकी समस्या से निपटने हेतु आप क्या क्या उपाय दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सॉइल इरोजन हमारा क्या है, तो मृदा अपरदन कहता है एक प्रकार का कि मृदा अपरदन का तात्पर्य मृदा के ऊपरी परतों का विनाश होने से इस प्रक्रिया में प्राकृतिक और मानवीय गति के विधियों द्वारा आपसी ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन इसमें से है मृदा अपरदन का कारण। तो मृदा अपरदन का कारण देखते हैं, तो सबसे पहला है कि वनों का कटाव होना। देखिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो हमने पॉइंट आपके साथ बता दिया है, जिस वजह से सबसे पहला वनों का कटाव। स्वाभाविक सी बात है कि जब वनों का कटाव होगा तो क्या होगा कि जब जड़ें सूख जाएगी तो मृदा का कटाव होगा। तेज जब बाढ़ का रूप धारण कर लेगा, उससे भी देखने के नदियाँ जहाँ मुड़ती है वहाँ मिट्टी का कटाव होता है। अत्यधिक पशु चारण हो जाएगा तो देखिएगा पशुओं के खूर से मिट्टी का कटाव होता है। वायु के माध्यम से अपरदन होता है, हिमानी के माध्यम से अपरदन होता है, झूम का खेती एक सबसे बड़ा कारण है, भूस्खलन के कारण अपरदन होता है। तो ये पॉइंट है, इसके बारे में 3-3 लाइन आप मतलब कि है सो जोड़ करके उसको वर्णन कर दीजिएगा। फिर है मृदा संरक्षण, और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसको संरक्षण के लिए कई सारा उपाय है, समझे। अगर उस उपाय में देखते हैं, सबसे पहला मेड़बंदी किया जाए, समुच रेखीय खेती करेंगे तो उससे भी हमारा होगा। चट्टानों पर बांध चकडेम बनाया जाए, फसल चक्र को अपनाएंगे, जैविक कृषि अपनाएंगे, वृक्षारोपण अत्यधिक से अत्यधिक करेंगे, अति चराई हो रहा तो उस पर बांध लगाएंगे, झूम के खेती पर हम रोक लगा देंगे, समझे। लोगों की सहभागिता दर को बढ़ाना होगा। अगर ये सभी कार्य करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक है कि मृदा संरक्षण है सो हो पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक आपका जुआ है, व्याख्या करें। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, एकदम बिल्कुल करेक्ट यह कथन है। अगर हम एक 2011 के आंकड़ा के अनुसार से देखते हैं तो देश का लगभग 55% आबादी अपना जीविकोपार्जन का मुख्य आधार आज भी कृषि पर निर्भर है। इस संदर्भ में जहाँ तक भारतीय किसान के लिए मानसून का एक जुआ प्रश्न है, तो यह बिल्कुल सही है, जो निम्न कारणों से हमको स्पष्ट होता है। किस लिए भारतीय किसान को मानसून का जुआ कृषि को क्यों कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो भारतीय किसान को मतलब कृषि का मानसून का जुआ इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एक समान वर्षा है सो नहीं हो पाता है। दूसरा, प्रत्येक साल वर्षा ऋतु मानसून का आगमन समय पर नहीं होता है। प्रत्येक साल समय से पहले मानसून चला जाता है, जिससे सूखे का स्थिति में फसलें मर जाती है। अगर इसी में से देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में से देखिएगा तो किसी वर्ष आवश्यकता से अत्यधिक वर्षा हो जाएगा तो फसल बर्बाद हो जाते हैं। मानसून के साथ ओलावृष्टि या हिमपात होने से फसल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए है कि भारतीय किसान को समझे यानी भारतीय किसान को मानसून का जुआ कृषि के लिए माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कृषि का जब उत्पादन हो गया तो समझो कृषि का उत्पाद प्राप्त कर सके, नहीं तो लगा खेत में फसल लगते समय कोई भी किसान देखिएगा खुश नहीं होता है, समझे। इसलिए मानसून को जुआ माना जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत के विशाल मैदान को ऊंचा वजन के दृष्टिकोण से आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो पता होगा कि भारत में भौतिक ऊंचा वजन के आधार पर देखते हैं तो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें विशाल मैदान का विशेष महत्व है, जिसका वर्णन हम इस प्रकार से ऐसो कर सकते हैं। सबसे पहला अगर देखते हैं तो 6 भाग तो ये रहा। अब देखिए, विशाल मैदान के बारे में पूछा है, तो विशाल मैदान आपका यहाँ से लेकर के वेस्ट बंगाल यूपी से होते हुए पंजाब हरियाणा से होते हुए एमपी के जस्ट देखिए ये रहा आपका सिंधु गंगा का मैदान। अब इसमें से देखते हैं तो हमारे ऊंचा वज के आधार पर फिर इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको कि उत्तर भारत का मैदान या फिर सिंधु गंगा का मैदान या भारत का विशाल मैदान कहते हैं। कहता है उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण जमाव से हुआ है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग लंबाई 3200 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, औसत मोटाई 1000 से 2000 मीटर के बीच है सो पाया जाता है।
नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा होने के कारण कृषि विकास सर्वाधिक हुआ है। उत्तर भारत में मैदान को ऊंचा वजन के और भौतिक लक्षण के आधार पर लगभग हम लोग ऐसो 5 प्रकार में इसको ऐसो बांटते हैं। 5 प्रकार कौन कौन सा? सबसे पहला है सो भाबर है, उसके बाद तराई है, बांगर है, खादर है और डेल्टा। अब इसी में से आता है कि आपका भाबर प्रदेश क्या है। तो उत्तर भारत मैदान का सबसे उत्तर एवं शिवालिक हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि को हम लोग ऐसो भाबर प्रदेश के नाम से ऐसो जानते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर होता है। इस भूभाग में नदियां अदृश्य हो जाती जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो तराई क्षेत्र क्या? यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण वाला भाग दलदली क्षेत्र है जिसमें बारीकी, कंकड़ और रेत और चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होता है जो अपने स्तर से यहाँ पर है सो चावल गेहूं का खेती किया जाता है। उसके अलावा देखते हैं दलदलीय कारण गन्ना चावल की खेती होता है। अब उसके अलावा अगर देखते हैं तो उसके बाद हमारा आता है बांगर प्रदेश। समझे, बांगर प्रदेश आता है। बांगर प्रदेश फिर क्या है सर? यह उत्तर भारत का उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा भूभाग पुराने जलोढ़ मृदा से बना है। इस प्रदेश में कृषि कार्य उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण उपजा थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अब इसके अलावा खादर फिर क्या है? यह उत्तर भारत मैदान का सबसे निचला मैदान है। इसका निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा प्रत्येक वर्ष नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह कृषि कार्य के लिए सबसे अत्यधिक उपजाऊ होता है। चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि का उत्पादन होता है। और लास्ट में हम लोग बांटे थे डेल्टा क्या होता है? तो नदी समुद्र में मिलने से पहले त्रिभुजाकार आकृति के रूप में जो दलदलीय प्रदेश का निर्माण करती है वही हमारा डेल्टा होता है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा है सो मतलब कि निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 18 कि हिमालय, अफवाह तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। अब भैया हिमालय, अफवाह नदियाँ, इन नदियों का उद्गम स्थल देखते हैं तो हिमालय के हिमनद से है जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट तथा पठारी क्षेत्र से गोदावरी, कृष्णा, महानदी। अगर हिमालय नदियों को देखते हैं तो बेसिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पानी लेकर के चलती। इन नदियों का बेसिन थोड़ा सा छोटा है। हिमालय नदियाँ तीव्र एवं मंद गति दोनों से बहती जबकि ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ थोड़ा सा धीमी गति से बहती हैं। हिमालय नदियाँ सालों भर पानी होने के कारण नौकागम्य होता है जबकि इन नदियों में सालों भर पानी होने के कारण नौकागम्य संभव नहीं होता है। हिमालय नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद लेकर के चलती इसलिए ये डेल्टा का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर करती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद नहीं लेकर के चलती है इसलिए ये डेल्टा का निर्माण थोड़ा सा कम करती है। समझे, ये रहा बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को से दर्शाइए। काली मृदा का क्षेत्र, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, लेटेराइट है, पर्वतीय मृदा और रेतीली मृदा है। तो इसमें से देखते हैं तो देखिए प्रमुख मिट्टियां हैं। हमने भारत का मानचित्र को बनाया है। इसके आधार पर देखते हैं, देखिए रेड कलर से जो दिखाया गया है दोस्त, ठीक है, तो रेड कलर एक ये रहा आपका। समझे, तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगभग ये आपका ऐसो लेटेराइट मृदा को बता रहा है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगा? तो देखिए मरुस्थलीय मृदा आपका राजस्थान के आसपास पाया जाएगा। उसके बाद है लाल एवं पीली मृदा कहाँ पर है? तो लाल एवं पीली मृदा जितना भी आपको देखिए ये जो दिख रहा है लाल एवं ये वाला क्षेत्र और बिल्कुल ये वाला क्षेत्र, ये बिल्कुल आपका ऐसो लाल एवं पीली मृदा वाला क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा पता होगा सबको कि जितना भी ये सिंधु गंगा का मैदान है ये सारा का सारा हमारा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा देखते हैं पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? तो पर्वतीय मृदा जितना भी आपका एक ये रहा और साथ में कुछ कुछ ये वाले क्षेत्र रहे, ठीक है, ये आने की पर्वतीय मृदा रहा। काली मृदा कौन सा क्षेत्र है? तो काली मृदा का बिल्कुल आपका ऐसो ये वाला क्षेत्र रहा, ब्लैक सॉइल का एरिया। तो ये रहा आपका मुख्य रूप से है सो टोटल। मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो टोटल आपका है सो हमने सेट 2 का भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। समझे, जल्द ही सेट 1 सेट 3 का सॉल्यूशन आपको है सो जल्द आज इवनिंग टाइम तक या हो सके तो आपको है सो मुख्य रूप से कल मॉर्निंग तक आपको भेज दिया जाएगा। समझे, अच्छा लगा होगा तो एक बार ज़रूर सेशन को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जल्द ही अन्य सारे विषयों का आपको इस प्लेटफॉर्म पर है सो आपको जल्द ही सारे 3 सेट का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। समझे, धन्यवाद।